505 अध्याय 505 उड़ते हुए चाकू की लूट। हा, ये बेकार है। मेरे यिन परिवार की अंतिम तकनीक, रक्तपिपासु उड़ता चाकू, स्वचालित रूप से दुश्मन की जीवन शक्ति को लॉक कर देगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये दुश्मन के शरीर को भेद कर उसका जीवन सार नहीं पी लेता। चाहे आप कैसे भी चकमा दें, आप इससे कभी नहीं बच पाएंगे। दूसरी ओर यिन चुनकियू ने चाकू को हथियार और ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और अकाली के साथ भयंकर युद्ध में शामिल हो गया। वह एक के विरुद्ध दो से लड़ रहा था और उसे थोड़ी बढ़त भी मिली हुई थी। अकाली में स्थानिक रक्तरेखा और चमत्कारी तकनीकें दोनों हैं, जो उसकी गतिविधियों को अप्रत्याशित और मायावी बनाती हैं। 100 कदम की दूरी पर वह एक भूत की तरह दिखाई देती है, बिना किसी निशान के आती जाती रहती है। उसकी 2 क्रॉस आकार की दरांतियां लगातार अंतरिक्ष में चमकती रहती हैं और आश्चर्यजनक रूप से ठंडी रोशनी बिखेरती रहती हैं। हालांकि युद्ध का अनुभव कम ही लगता था, लेकिन उसकी शानदार तलवारबाजी और मायावी, अप्रत्याशित टेलीपोर्टेशन तकनीकों ने उसे यिन चुनकियू से कुछ समय तक लड़ते रहने में मदद की। नवीनतम अध्यायों के लिए कृपया देखें। धीरे धीरे यिन चुनकियू के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस नकाबपोश लड़की की तलवारबाजी इतनी जबरदस्त होगी। अगर मैंने बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत न लगाई होती, तो शायद उस क्रॉस के आकार की दरांती ने मेरा गला काट दिया होता। उसकी तलवारबाजी वाकई जबरदस्त है, उसका हर वार एक जानलेवा वार है। यह अविश्वसनीय रूप से चालाक है। यिन चुनकियू को धीरे धीरे तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा था और अकाली उसे काफी अस्त व्यस्त दिखा रही थी। वह अभी तक घमंडी बातें कर रहा था, लेकिन अब वह थककर बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भाग रहा था। धीरे धीरे यिन चुनकियू को एहसास हुआ कि वह इस नकाबपोश लड़की को संभाल भी नहीं सकता। इसके अलावा जैसे जैसे वह अपनी चालों में निपुण होती गई, नकाबपोश लड़की की तलवारबाजी भी तेज होती गई। इस बीच जोंक की तरह खून के प्यासे चाकुओं से उलझने के बाद वांग हाओ को एक बचाव का रास्ता मिल गया। यानी ये फेंकने वाले चाकू पूरी तरह से यिन चुनकियू के नियंत्रण में नहीं है। ऐसा लगता है कि हर 3 फेंकने वाले चाकू मिलकर एक समूह बनाते हैं और उनमें से एक मां चाकू का काम करता है, जिसे यिन चुनकियू अपने रक्तसार से परिष्कृत करता है। अन्य 2 फेंकने वाले चाकू मूल फेंकने वाले चाकू का अनुसरण करते हैं, जिससे मानसिक ऊर्जा की खपत बहुत कम हो जाती है तथा फेंके जा सकने वाले चाकुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। हालांकि रक्तसार से परिष्कृत किए गए हथियार जरूरी नहीं कि अटूट हों। वांग हाओ की स्मृति में हथियारों में रक्तसार फोजिंग तकनीक को तोड़ने के हजारों तरीके थे। वांग हाओ के अंतर्ज्ञान के आधार पर इन फेंकने वाले चाकुओं की परिष्कृत तकनीकें बहुत कच्ची थीं, इसलिए फेंकने वाले चाकुओं का प्रक्षेपवक्र सही और सुसंगत नहीं था और उन्हें अपने अंगों की तरह नियंत्रित करना आसान नहीं लगता था। विशेष रूप से जब यिन चुनकियू को अकाली द्वारा अपनी पूरी ताकत से बचाव करने के लिए मजबूर किया गया, तो इन फेंकने वाले चाकुओं का नियंत्रण कुछ हद तक कठोर लग रहा था। वांग हाओ ने अवसर का लाभ उठाया और आत्मा काली ज्वाला सर्प को बुलाया। वांग हाओ के नियंत्रण में ब्लैक फ्लेम सर्प तेजी से बढ़ा, तुरंत ही सैकड़ों फीट आकार तक पहुंच गया और फिर वांग हाओ को बचाने के लिए उसे पूरा निगल गया। वांग हाओ के 100 फीट के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से एक विशाल काले आग के गोले में तब्दील हो गया था। चांदी के चाकू काले आग के गोले में प्रवेश करते ही तुरंत लाल हो गए। फिर वांग हाओ ने रक्त छोड़ने के लिए अपनी कलाई काट ली और वरिष्ठ मोडी की यादों से रक्तसार शोधन विधि का उपयोग करके गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने अपना परिष्कृत सार रक्त उड़ते हुए चाकुओं में डाला, जो काली लपटों में लाल गर्म हो गए थे। वांग हाओ के हाथ की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही उसने 3-4 बूंदें शुद्ध रक्त की अलग कर दी। काली लपटों के अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उड़ते हुए चाकू के अंदर का सार रक्त धीरे धीरे इस उच्च तापमान के तहत परिष्कृत होने के संकेत दिखाता था। इन फेंकने वाले चाकुओं में केवल कुछ प्रारंभिक सुधार किया गया था। सार रक्त चाकुओं के साथ पूरी तरह से मिश्रित नहीं हुआ था, इसलिए वे काली लपटों से जलने के बाद शीघ्र ही वाष्पित हो गए। फिर वांग हाओ के अपने रक्तसार को टपकाने के बाद रक्तसार शोधन पूरा हो गया। अचानक इनमें से प्रत्येक चाकू से चमकदार लाल रोशनी निकली। उसी समय वांग हाओ ने कुशलतापूर्वक कुछ कीमती खनिज पाउडर और 0 ज़र्क कारपेस पाउडर को लाल गर्म फेंकने वाले चाकू के खाली हिस्से में जोड़ा। एक सरल शोधन प्रक्रिया के बाद फेंकने वाले चाकू की गुणवत्ता में सुधार हुआ और मूल फेंकने वाले चाकू से हटाए नहीं गई सभी अशुद्धियां भी साफ हो गईं। इससे फेंकने वाले चाकू, जो मूल रूप से केवल 7 सितारा स्तर के थे, कम से कम 8 सितारा स्तर के हो जाते हैं। ये न केवल छोटे होते हैं, बल्कि मानसिक शक्ति का उपयोग करके नियंत्रित करने में भी अधिक लचीले होते हैं।
अपनी तारों भरी आकाश तकनीक को निखारने में आधे साल के बाद वांग हाओ की मानसिक शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गई थी। उसे केवल एक साधारण परीक्षण की आवश्यकता थी। फिर उसने कुशलतापूर्वक सभी 30 चाकुओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। जिस क्षण चाकू काली लिप्टों में प्रवेश किया और अंततः उसे पुनः गढ़ा गया तथा वांग हाओ द्वारा उपयोग किया गया, केवल 3 मिनट ही बीते थे। इस अवधि के दौरान यिन चुनकियू और अकाली के बीच भयंकर लड़ाई हुई तथा उनकी स्थितियां और अधिक दूर होती गईं। वे अब दर्जनों किलोमीटर दूर हैं, इन फेंकने वाले चाकुओं की नियंत्रण सीमा से बहुत दूर। इसलिए यिन चुनकियू को समय पर इन फेंकने वाले चाकुओं के खो जाने का पता नहीं चला। जब वांग हाओ 30 काले चाकू लेकर एक बार फिर यिन चुनकियू की ओर बढ़ा, यिन चुनकियू को तब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने वांग हाओ को घूरा और गरजा, तुम छोटे जानवर, तुमने मेरे फेंकने वाले चाकुओं के साथ क्या किया? मैं उन्हें महसूस क्यों नहीं कर सकता? रक्तसार से परिष्कृत होने के बाद वे चांदी के फेंकने वाले चाकू व्यक्ति के मन से जुड़ जाते हैं और एक निश्चित सीमा के भीतर व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आसानी से महसूस किए जा सकते हैं। अब यिन चुनकियू को अचानक पता चलता है कि उसके पास से 30 चाकू गायब हैं। वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे फेंकने वाले चाकू बहुत ही बेकार बने हैं, सामग्री की पूरी बर्बादी। ये काले फेंकने वाले चाकू मैंने तुम्हारे चाकू से ही बनाए हैं और ये ग्रेड और शक्ति दोनों में बेहतर हैं। लेकिन माफ करना, तुम्हारे फेंकने वाले चाकू अब मेरे हैं। जैसे ही वांग हाओ बोल रहे थे, उन्होंने एक उंगली उठाई और यिन जियान की ओर इशारा किया। उसी समय उसकी मानसिक ऊर्जा 30 धाराओं में विभाजित हो गई, जिनमें से प्रत्येक ने एक अलग चाकू को नियंत्रित किया, जिसने अलग अलग दिशाओं में यिन चुनकियू पर हमला किया। वांग हाओ को पता चला कि अनजाने में ही उसकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक प्रबल हो गई थी। वह बिना किसी तनाव के एक ही समय में 30 चाकुओं को नियंत्रित कर सकता था। वांग हाओ को यह उम्मीद नहीं थी कि सितारों की शक्ति से शुद्ध होने के बाद उड़ने वाले चाकुओं को नियंत्रित करना मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा जाल स्थापित करने की तुलना में बहुत आसान था। इसके अलावा इसमें उतनी मानसिक ऊर्जा भी खर्च नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी। वांग हाओ की गणना के अनुसार अगर वह सभी 30 फेंकने वाले चाकुओं पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता, तो वह बिना किसी समस्या के कम से कम 4 या 5 घंटे तक लगातार उन पर नियंत्रण रख सकता था। अगर वह अपनी मानसिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए लगातार जीवन जल का सेवन भी करता, तो ये समय और भी बढ़ जाता। वांग हाओ को हथियार के रूप में चाकू फेंकने के कई असाधारण पहलुओं का भी एहसास हुआ। इसका सबसे बड़ा लाभ इसका आश्चर्य का तत्व है। फेंकने वाले चाकू का प्रक्षेप पथ अप्रत्याशित है और इसकी गति की लगभग कोई सीमा नहीं है। वांग हाओ के हाथ की गति के साथ वो प्रति सेकंड केवल 400 चाकू ही चला सकता था और जब तक उसके पास पर्याप्त चाकू थे, वह इसे 400 प्रति सेकंड से भी अधिक तेजी से कर सकता था। यहाँ तक कि 4000 या 40,000 कट प्रति सेकंड पर भी ये बहुत आसान है। पर्याप्त मानसिक शक्ति के साथ प्रति सेकंड $1 मिलियन तक पहुंचना भी संभव है। इस तरह से सोचते हुए वांग हाओ को फेंकने वाले चाकू में बहुत रुचि हो गई। मानसिक शक्ति का उपयोग सदैव अन्वेषण के लिए ही किया जाता रहा है, जो स्पष्टतः इसकी क्षमता की बर्बादी है। हालांकि प्राचीन तकनीकें मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके की जा सकती थीं, लेकिन वे तकनीकें बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी हैं। न केवल उन्हें साधना कठिन है, बल्कि वे बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा भी खर्च करती है और उन्हें सही मायने में समझने के लिए अत्यधिक गहन समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन इस तरह का फेंकने वाला चाकू एक बहुत अच्छा विकल्प है, सरल एवं सीधा। जब यिन चुनकियू ने वांग हाओ के चारों ओर 30 काले चाकुओं को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे और भी अधिक क्रोध इस बात से आया कि 30 चाकू अचानक अंतरिक्ष को चीरते हुए उस पर टूट पड़े। वह गति उसके अपने फेंकने वाले चाकू से भी अधिक तेज थी और उसका कोण और प्रक्षेप पथ अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। वैक्स 6506 अध्याय 506 परफेक्ट किलर आर्कटिक सिल्वर वुल्फ। एक क्षण में यिन चुनकियू को ठंडा पसीना आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों युवा इतने डरावने होंगे। लगता है मैं सचमुच बूढ़ा हो रहा हूँ। यिन चुनकियू के हृदय में पश्चाताप की पीड़ा उठी। हालांकि अपने पोते और वांग हाओ के बीच झगड़े और अभी अभी अपने स्वयं के लहजे को देखते हुए यिन चुनकियू दुविधा में था। अब एकमात्र विकल्प यही है कि या तो वांग हाओ को मार दिया जाए या भाग जाया जाए। यिन चुनकियू ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्व को चुना। जैसे ही वांग हाओ के चाकू यिन चुनकियू को मारने वाले थे, ये चाकू अत्यंत कठिन कोनों पर फेंके गए थे, जिससे उसके शरीर के सभी महत्वपूर्ण बिंदु और धमनियां लगभग बंद हो गई थीं। यिन चुनकियू ने दहाड़ते हुए कहा, उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं था।
उसके चारों ओर उड़ते हुए चाकुओं ने तुरंत ही एक रक्षात्मक कवच बना लिया जिसने उसके पूरे शरीर को उसके मानसिक नियंत्रण में घेर लिया। डिंग डिंग। वांग हाओ द्वारा पुनः गढ़े जाने के बाद काले फेंकने वाले चाकुओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। चांदी के फेंकने वाले चाकू से बनी ढाल पर ब्लेड की नोक लगने के बाद कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। जैसे गरम चाकू मक्खन को चीरता है, वैसे ही उसने आसानी से रक्षा कवच को भेद दिया। 30 काले चाकुओं ने चतुराई से 400 से अधिक चांदी के चाकुओं से बनी रक्षात्मक ढाल को भेद दिया। क्या ये कैसे संभव है? येन चुनकियू बहुत चिंतित था और उसने जल्दी से उस काले उड़ते हुए चाकू को चकमा दे दिया जो उस पर हमला कर रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए वांग हाओ बिजली की गति से आगे बढ़ा और 3 झटकों में येन चुनकियू के पास पहुंच गया। अध्याय का शीर्षक हे शी यान शी गे जुई शिन अपलोड कर दिया गया है। उसी समय अकाली ने येन चुनकियू के पीछे टेलीपोर्ट किया और 2 चमचमाती चांदी की दराती चुपचाप अंतरिक्ष को चीरती हुई सीधे येन चुनकियू की पीठ पर वार किया। अकाली, पीछे हटो, मैं इस बूढ़े बदमाश को संभाल सकता हूँ। वांग हाओ ने अपनी आवाज अकाली तक पहुंचाई। अकाली ने मूल रूप से स्थिति का लाभ उठाकर चुपके से हमला करने और येन चुनकियू के दिल में छुरा घोंपने की योजना बनाई थी। हालांकि वांग हाओ की दलील सुनने के बाद उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तो सावधान, मैं तुम्हारे माता पिता की रक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने पुनः टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और विला के प्रवेश द्वार पर वापस चले गए, जहां वे वांग हाओ के माता पिता के साथ रहे। येन चुनकियू ने नकाबपोश महिला को जाते हुए देखा और तुरंत राहत की सांस ली। हालांकि सांस लेने में लगने वाले थोड़े समय में ही उसके शरीर पर 1 दर्जन से अधिक काले चाकुओं से वार किया गया। यद्यपि येन चुनकियू ने चकमा देने की पूरी कोशिश की और उड़ते हुए चाकुओं से बचने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया, फिर भी उसके शरीर पर 10 से अधिक घाव थे। कितने तेज चाकू फेंके जा सकते हैं? कितना शक्तिशाली मानसिक नियंत्रण! इतनी अच्छी तरह से एक साथ कई काम करने की क्षमता, और प्रत्येक चाकू अपनी स्वतंत्र उड़ान पथ बना सकता है। येन चुनकियू को पसीना आ गया। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने इतने दुर्जय जूनियर का सामना किया था। हालांकि इससे पहले कि येन चुनकियू अपनी सांस भी संभाल पाता, तभी उन्होंने देखा कि वांग हाओ, जो एक असली अजगर में बदल गया था, उनके सामने अचानक बड़ा हो गया। 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक मोटी अजगर की पूंछ येन चुनकियू की छाती पर सुनहरी बिजली की तरह लगी। क्या येन चुनकियू को आश्चर्य से चिल्लाने का ही समय मिला, उसके बाद तो उसे बचने का भी मौका नहीं मिला। हवा में वांग हाओ की गति बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो उड़ता हुआ चाकू अभी अभी उसके शरीर से टकराया हो और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया था। तभी वांग हाओ उसके सामने प्रकट हुआ। फिर पानी की बाल्टी जितनी मोटी ड्रैगन की पूंछ ने येन चुनकियू की छाती पर 10,000 टन वजन वाले विशाल हथौड़े की तरह प्रहार किया। धमाका टिल्ड। एक जोरदार धमाके के साथ, हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ, येन चुनकियू को तोप के गोले की तरह उड़ा दिया गया। वह व्यक्ति 800 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा में तेजी से पीछे की ओर उड़ रहा था। 10 किलोमीटर से अधिक पीछे की ओर उड़ने के बाद शरीर दूरी पर एक परित्यक्त इमारत की ओर तिरछा होकर गिरा। बैंग टिल्ड बैंग टिल्ड बैंग। 10 से अधिक बार टकराने के बाद येन चुनकियू का शरीर 50 मंजिला परित्यक्त इमारत में भार वहन करने वाले स्तंभों की एक पंक्ति में घुस गया और पूरी इमारत एक गर्जना के साथ ढहने लगी। गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही सब कुछ खंडहर में तब्दील हो गया। वांग हाओ के शक्तिशाली ड्रैगन टेल व्हिप हमले से येन परिवार के मुखिया को इमारत के मलबे के नीचे दफना दिया गया, जिससे हर जगह धूल फैल गई। वांग हाओ के ड्रैगन टेल व्हिप हमले में अभी गति, शक्ति और कौशल का संयोजन था, और इसकी ताकत 5 ड्रैगन से कम नहीं थी, जिसमें कम से कम 500 मिलियन जिन की ताकत थी। ये लगभग 250,000 टन बल है। ऐसी भयावह शक्ति पृथ्वी पर गिरने वाले एक छोटे उल्कापिंड के बल से भी अधिक भयावह है। यदि किसी साधारण 8 सितारा विशेषज्ञ की छाती पर ऐसा प्रहार किया जाता, तो वह निश्चित रूप से तुरंत मर जाता। मृत से भी अधिक मृत। यद्यपि येन चुनकियू बूढ़ा दिखाई देता था, फिर भी उसने इस भयावह प्रहार को सहन कर लिया। 3 सेकंड बाद एक जानवर जैसी दहाड़ गूंजी। ढही हुई ऊंची इमारत के नवनिर्मित खंडहरों से एक जानवर की तरह की गर्जना गूंज रही थी। धुएं और धूल के आवरण के नीचे एक जोड़ी डरावनी हरी आंखें एक ठंडी हरी रोशनी बिखेर रही थी। फिर जब धूल जम गई तो चांदी के फर, मानव सिर और भेड़िए के शरीर वाला एक वेयरवुल्फ योद्धा खंडहर से बाहर निकला। ये चांदी सफेद वेयरवुल्फ योद्धा कोई और नहीं बल्कि आनुवंशिक परिवर्तन से गुजरने के बाद येन परिवार का मुखिया येन चुनकियू था।
युवावस्था में उन्होंने गुप्त सैन्य कार्यक्रमों के पहले बैच में भाग लिया, जिससे उन्हें आर्कटिक सिल्वर वुल्फ में रूपांतरित होने की क्षमता प्राप्त हुई। ये कहना जरूरी है कि यिन चुनकियू असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। बचपन से ही मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के साथ वह आम लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। युद्ध के मैदान में 7 साल की नारकीय जिंदगी झेलने के बाद, युद्ध के मैदान में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद उसे सेना से मुक्त किया जा सका। इसके बाद उन्होंने आकाशगंगा में भ्रमण किया और अपना जीवन यिन परिवार की वंशावली को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर दिया। शायद यिन परिवार के अद्वितीय जीन के कारण जानवरों को रूपांतरित करने वाली जीन बढ़ाने वाली दवाओं के पहले बैच ने उनकी मानवता को पूरी तरह से नहीं छीना और उन्हें जंगली जानवरों में नहीं बदला। फिर भी हर बार जब वह एक जानवर में बदल जाता है तो उसके अंदर आर्कटिक सिल्वर वुल्फ का रक्त बार बार उसके दिमाग को नष्ट कर देता है। इससे उसकी पशुवत प्रकृति को नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यिन चुनकियू आसानी से अपने पशु रूपांतरण को सक्रिय नहीं कर पाएगा। वे केवल तभी पशु रूप में परिवर्तित होते हैं जब कोई आपात स्थिति आती है या जब उनका जीवन खतरे में होता है। अभी अभी यिन चुनकियू पर वांग हाओ की ड्रैगन पूंछ ने हमला किया था और जैसे ही वह गंभीर रूप से घायल हुआ, उसके शरीर ने स्वचालित रूप से उसके पशु रूपांतरण को सक्रिय कर दिया। ये जंगली जानवरों की जीवित रहने की पहली प्रवृत्ति से उपजा है। ये पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। इस समय यिन चुनकियू, जो आर्कटिक के चांदी के भेड़िए में बदल चुका था, मोटी चांदी सफेद फर से ढका हुआ था और उसकी ऊंचाई 10 फीट से भी ज्यादा हो गई थी। शरीर की संरचना में बदलाव के कारण उसके कपड़े भी फटने के कगार पर थे। गर्जना टिल्डर, मैं बहुत समय से घायल नहीं हुआ हूँ। पिछले 50 वर्षों में आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझे गंभीर रूप से घायल किया है। इस समय हालांकि पशु रूपांतरण ने शारीरिक सुरक्षा को एक भयानक स्तर तक बढ़ा दिया था, फिर भी चांदी के भेड़िए की छाती पर एक लंबा गड्ढा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जिसमें से चमकदार लाल रक्त के निशान बह रहे थे और जमीन पर टपक रहे थे। गिरे हुए खून में भयानक ठंडक थी और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह तुरंत कीचड़ और रेत के साथ बर्फ में जम गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ठंडी हवा का एक भी अंश हवा में नहीं फैला, न ही ठंडी हवा के ऊपर उठने का कोई संकेत मिला। यिन चुनकियू की छाती पर लगी बड़ी चोट चौंकाने वाली थी। कम से कम 7 या 8 पसलियां टूटी हुई थीं, जिससे पता चलता है कि उसे बहुत गंभीर चोट लगी थी। उस ड्रैगन की पूंछ के चाबुक में कम से कम 5 ड्रैगनों की शक्ति थी। एक औसत 8वें स्तर का विशेषज्ञ तो तुरंत ही उड़ गया होता। यदि यिन चुनकियू को मानव शरीर में इतनी भयानक क्षति हुई होती तो उसकी पुरानी हड्डियां शायद बहुत पहले ही धूल में बदल गई होती या शायद सड़े हुए मांस का ढेर बन गई होती। 507 अध्याय 507 पशु नियंत्रण। इस समय तक वह केवल गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वांग हाओ, मैं अपना जानवर रूप उजागर नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे भी इस जानवर के शरीर के नीचे डर लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यिन चुनकियू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने गंभीर स्वर में वांग हाओ से बात की। तभी उसके चेहरे का भाव पुनः बदल गया। इस बार उसका चेहरा तेजी से विकृत होने लगा। उसकी मूल मानवीय विशेषताएं असामान्य रूप से क्रूर और डरावनी हो गईं। क्लिक क्लिक टिल्ड, यहाँ तक कि इसके सिर ने भी अपना अंतिम पशु जैसा परिवर्तन शुरू कर दिया है। यदि पिछला पशु परिवर्तन पर्याप्त रूप से संपूर्ण नहीं था तो यिन चुनकियू अभी भी मानव तर्कसंगतता का एक अंश बरकरार रख सकता था। इस बिंदु पर जब अंतिम सिर भी एक जानवर के शरीर में परिवर्तित हो गया था, इसका मतलब था कि उसने अपनी मानवता पूरी तरह से खो दी थी। मेरी चेतना पूरी तरह से जानवर द्वारा कब्जा कर ली गई है। इस क्षण वह पूरी तरह से एक क्रूर जानवर में बदल गया था। जंगली जानवरों में सबसे क्रूर और शक्तिशाली जीव को खोजने के लिए सेना ने कई भयावह प्रयोग किए। जैव रासायनिक प्रयोगशालाओं से विनाशकारी प्रवृत्ति वाले कई राक्षस पैदा हुए हैं। आर्कटिक सिल्वर वुल्फ फ्रैंकनस्टाइन प्रयोगशाला से उत्पन्न एक पागल जानवर का एक प्रकार है। इसमें आर्कटिक क्षेत्र के सबसे क्रूर जानवर सिल्वर वुल्फ और सबसे मजबूत प्राणी ध्रुवीय भालू के संकर जीन मौजूद हैं, जो सिल्वर वुल्फ की गति और क्रूरता को ध्रुवीय भालू की सुपर रक्षा और ताकत के साथ पूरी तरह से जोड़ता है। इस तरह एक लगभग परफेक्ट किलर का जन्म हुआ। बिना पॉप-अप के मुफ्त में देखने के लिए बाइडू पर हे यांग सर्च करें। इसकी अलौकिक शारीरिक सुरक्षा, भयानक शक्ति, अद्वितीय गति तथा रजत भेड़िए की क्रूर रक्तपिपासु प्रकृति के साथ मिलकर इसे एक दुर्जय शक्ति बनाती है। इसके परिणामस्वरूप उस समय लगभग सभी वैज्ञानिकों ने इस राक्षसी जीन के उद्भव का तत्काल और कड़ा विरोध किया, जिसे आदर्श हत्यारा माना जा सकता था। हर कोई चिंतित है कि यदि इस भयानक मारक जीन से युक्त मानव योद्धा अंततः अपना दिमाग खो देते हैं
तो ये पूरी मानवता के लिए असहनीय आपदा ला देगा। हालांकि एक क्रूर सैन्य नेता की गुप्त योजना के तहत इस जीन बढ़ाने वाली दवा, जिसे किलर के नाम से जाना जाता है, को पहली बार सैन्य स्वयंसेवकों के एक समूह में इंजेक्ट किया गया था। इस गुप्त अनुसंधान में भाग लेने वाले 300 स्वयंसेवकों में से केवल 5 ही जीवित बचे, और येन चुनकियू उनमें से एक था। इस हत्यारे का जीन वर्धक एजेंट सेना द्वारा अब तक इस्तेमाल किया गया सबसे उन्नत जीन वर्धक एजेंट था। आम कॉकरोच जीन वर्धक एजेंटों की तुलना में ये बिल्कुल अलग था। हालांकि क्योंकि यह अवैध और गुप्त अनुसंधान था, इसलिए इन रहस्यों के लीक होने से रोकने के लिए अनुसंधान सामग्री और इसमें शामिल सभी कर्मियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। लगभग 60 साल बाद भी यह मामला सेना द्वारा गुप्त रखा गया है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। उस जमाने का रहस्यमय क्रूर तानाशाह बाद में सेना छोड़कर राजनीति में आ गया। अपने क्रूर तरीकों और व्यापक संपर्कों के बल पर वह जल्द ही पूरे गैलेक्टिक फेडरेशन में स्टार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक बन गया। इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए उस वर्ष बचे हुए स्वयंसेवकों को भी उनकी श्रेणी में भर्ती कर लिया गया। एक राजनीतिक विवाह के माध्यम से यिन परिवार ने गौरव के एक अभूतपूर्व पद पर कदम रखा। ये रहस्य येन चुनकियू के दिल में ही छिपे रहे और उसने इन्हें अपने करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं बताया। उनकी सबसे प्रिय छोटी बेटी की नामात्र की शादी एक धनी परिवार में हुई थी, लेकिन वास्तव में ये व्यावहारिक रूप से घर में नजरबंद होने जैसा था। उसे केवल येन परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दहाड़ टिल्डा खून, मुझे मानव रक्त की गंध आ रही है। वाह, इतने सालों के बाद इस बुरे कमीने को आखिरकार मैंने मार डाला। हा हा हा। यह आर्कटिक रजत भेड़िया, जिसकी चेतना पूरी तरह से पाशविकता से प्रभावित थी, वास्तव में एक स्वतंत्र चेतना विकसित कर चुका था और येन चुनकियू के मुंह के माध्यम से मानव भाषा बोलता था। वांग हाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके दिल में एक अशुभ भावना उभर रही थी। अचानक मुझे इस आर्कटिक सिल्वर वुल्फ से एक ठंडी आभा निकलती हुई महसूस हुई। आर्कटिक सिल्वर वुल्फ ने अपने पूरे कंकाल और मांसपेशियों को मोड़ दिया, जिससे फलियों के फूटने जैसी चटकने वाली आवाज निकली। यहां तक कि उसकी छाती पर लगा घाव भी तेजी से भर गया, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। तुरंत ही आर्कटिक सिल्वर वुल्फ ने वांग हाओ पर 517 अध्याय 517 आत्मा युद्ध क्षेत्र त्रेश का हाव भाव काफी दिलचस्प हो गया जब उसने वांग हाओ की आंखों में गौर से देखा। नवीनतम अध्याय यहां पढ़ें। वी ऐसा लग रहा था कि वे वांग हाओ की आंखों में जरा सी भी खामी ढूंढना चाहते थे। ये पुस्तक पहली बार ताइवानी उपन्यास वेबसाइट tuon.com पर प्रकाशित हुई थी, जो त्रुटि रहित और अव्यवस्थित अध्यायों के साथ एक सुपर सहज पढ़ने का अनुभव प्रदान करती है। हालांकि लंबे समय के बाद प्रेश को अंततः ये स्वीकार करना पड़ा कि वांग हाओ वास्तव में उसकी पहचान से अनजान था। दिलचस्प है, इस दुनिया में कितने अजीबोगरीब नौजवान हैं। वे मेरा नाम भी नहीं जानते, त्रेश। लेकिन ये बच्चा इस समय जेस से क्यों मिलना चाहता है? क्या ये बच्चा उस बुढ़े बदमाश का नाजायज बेटा है? त्रेश ने वांग हाओ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। समान ऊंचाई के अलावा उनके चेहरे की विशेषताएं उस बूढ़े बदमाश से बिल्कुल भी समानता नहीं दिखाती हैं। त्रेश के चेहरे पर एक अजीब भाव था। बच्चे, मैंने तुम्हारी विनती मान ली है। मैं तुम्हें तैयारी के लिए 3 घंटे दूंगा। 3 घंटे बाद कोई तुम्हें सोल बैटल एरिना ले जाएगा। तुम इन 3 घंटों का इस्तेमाल सोल बैटल एरिना के नियमों से खुद को परिचित कराने में कर सकते हो। बाद में कोई तुम्हें खास नियम सिखाएगा। ठीक है, मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब से तुम अपनी जेल की जिंदगी का आनंद लोगे। अलविदा दिलचस्प छोटे बच्चे। ये कहने के बाद त्रेश मुड़ा और अकेला चला गया। वार्डन के आगमन से वांग हाओ कुछ हद तक हैरान था, लेकिन उसने वार्डन के स्वर में गर्मजोशी महसूस की। वांग हाओ को यकीन नहीं था कि उसका अंतर्ज्ञान सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन उसे इस त्रेश के प्रति कोई घृणा महसूस नहीं हुई। फिर 5 मिनट से भी कम समय बाद एक स्टाफ सदस्य ने वांग हाओ को ढूंढा और उसे एक हेलमेट जैसी दिखने वाली चीज दी। संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद कर्मचारी सदस्य मुड़कर चला गया। ये पता चला है कि यह तथाकथित आत्मा युद्ध वास्तव में मस्तिष्क की चेतना का उपयोग करके एक आभासी स्थान में प्रवेश कर रहा है, ताकि वास्तविक युद्ध परिदृश्य का अनुकरण किया जा सके। और यह हेलमेट सोल बैटल एरिना में प्रवेश करने का टर्मिनल है। जब वांग हाओ ने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाया तो उन्हें अचानक चक्कर आने लगा। तभी उसकी चेतना एक ब्रह्मांडीय भावर से गुजरती हुई प्रतीत हुई, और अज्ञात समय के बाद वांग हाओ ने स्वयं को एक प्राचीन, जीर्ण शीर्ण और विशाल चौक में पाया। क्या अद्भुत सोल बैटल एरिना है। इसकी यथार्थवादिता शायद 100% के करीब है।
इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरी सभी तकनीकों और विधियों को इस आभासी स्थान में पूरी तरह से दोहराया गया है। इस आत्मा युद्ध क्षेत्र में सभी के साधना स्तर और तकनीकें पूरी तरह से संरक्षित रहेंगी, और यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत हथियारों की भी पूरी तरह से नकल की जाएगी। इस आभासी स्थान में लड़ना वास्तविक दुनिया में लड़ने जैसा ही लगता है। वांग हाओ ने जांच की और पाया कि नीला ड्रैगन स्पेस के चले जाने के अलावा और लिटिल रेड और ड्रैगन आत्मा के उसके चेतना के सागर में चले जाने के अलावा लगभग सभी अन्य साधना तकनीकें, आदिम बल साधना स्तर, आध्यात्मिक शक्ति, तारों वाला आकाश तकनीक, बिखरने वाला तारा ब्लेड तकनीक और यहाँ तक कि आत्मा साधना तकनीकें और आत्मा साधना आदि भी संरक्षित कर ली गई थी। सामान्य आभासी स्थानों के विपरीत, जहाँ केवल चेतना ही आभासी दुनिया में प्रवेश कर सकती है, यह आत्मा युद्ध स्थान लगभग ऐसा है जैसे आपका वास्तविक स्व एक अपरिचित वातावरण में प्रवेश कर रहा हो। थोड़े समय के लिए सोल बैटल स्पेस का अभ्यस्त होने के बाद वांग हाओ ने सोल बैटल एरिना के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया। ये पता चला है कि यह सोल बैटल एरिना एक प्राचीन अवशेष है जो मनुष्यों द्वारा पाए जाने के बाद ही पुनः सक्रिय हुआ था। क्योंकि यह सोल एरिना केवल पिल्टोवर जेल के भीतर ही सक्रिय किया जा सकता है, इसलिए इस सोल बैटल स्पेस का उपयोग केवल इस जेल के अंदर के लोग ही कर सकते हैं। कोई भी सोल बैटल एरिना में लॉग इन कर सकता है। सोल बैटल स्पेस में प्रवेश करने के बाद ये स्पेस स्वचालित रूप से खिलाड़ी के वास्तविक साधना स्तर और उनकी आत्मा की छाप के आधार पर तकनीकों का अनुकरण करेगा। चूंकि सोल स्पेस में प्रवेश के लिए सोल एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए 5 सितारा से कम सोल लेवल वाले लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रत्येक लॉगिन के लिए आवंटित समय सीमित है, जो सोल स्ट्रेंथ लेवल पर निर्भर करता है। एक बार जब शरीर की सीमाएं पार हो जाएंगी तो उसे बलपूर्वक आत्मा युद्ध स्थान से बाहर निकाल दिया जाएगा। सोल बैटल एरिना पर लड़ने का मतलब है कि आप जो भी दर्द महसूस करते हैं वह 100% वास्तविक है और आपके मस्तिष्क में एक दर्दनाक स्मृति छोड़ देगा, लेकिन आपको मरने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप सोल बैटल स्पेस में मर जाते हैं तो आपको जबरन लॉग आउट कर दिया जाएगा और वास्तविक दुनिया में आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि आत्मा आघात के प्रभाव के कारण उसे आत्मा युद्ध क्षेत्र में वापस प्रवेश करने से पहले लंबे समय तक आराम करने की आवश्यकता है। आमतौर पर एक 9 सितारा पावरहाउस जो सोल बैटल स्पेस में एक बार मर जाता है, उसे दोबारा लॉग इन करने से पहले कम से कम 3 दिनों के आराम की आवश्यकता होती है। हालांकि सोल बैटल स्पेस में एक बार 8 सितारा पावरहाउस को मरने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। 7 सितारा योद्धा स्तर से नीचे वालों को कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी। विशिष्ट परिस्थिति आत्मा के स्तर और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर करती है। क्योंकि इस तरह की अखाड़ा लड़ाई वास्तविक लड़ाई से लगभग अप्रभेद्य है और जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है, इस तरह की आत्मा लड़ाई अखाड़ा लड़ाई बड़ी संख्या में 9 सितारा पावरहाउस को आकर्षित करती है जो रोमांच की तलाश में हैं, या मार्शल आर्ट के कट्टरपंथी जो वास्तविक लड़ाई के माध्यम से अपनी खेती में सुधार करना चाहते हैं। वास्तव में कई 9 सितारा शक्तिशाली लोगों ने पिल्टोवर जेल में घुसने के लिए बहुत प्रयास किए। लक्ष्य आत्मा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना है। इसके अलावा आत्मा युद्ध क्षेत्र में लड़ना भी साधना करने का एक बहुत ही कुशल तरीका है, जो न केवल व्यावहारिक युद्ध अनुभव में सुधार करता है, बल्कि आत्मा साधना को भी बहुत लाभ पहुंचाता है। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि सोल बैटल एरिना में समय बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना धीमा चलता है। दूसरे शब्दों में, सोल बैटल एरिना में 10 घंटे की लड़ाई वास्तविक दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के बराबर होगी। ऐसे लाभ निस्संदेह उन 9 सितारा दिग्गजों के लिए सबसे अच्छी खबर है जिनका जीवनकाल समाप्ति के करीब है। 9 सितारा पावरहाउस के बाद अगला स्तर तारकीय पावरहाउस है। सामान्यतः तारकीय पावरहाउस का जीवनकाल कम से कम 1000 साल का होता है। अगर वे इस सोल बैटल एरिना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन 9 सितारा पावरहाउस के लिए, जिनका जीवनकाल समाप्त हो रहा है, ये दुनिया के किसी भी अन्य प्रलोभन से ज्यादा लुभावना होगा। यही मुख्य कारण है कि पिल्टोवर जेल में अत्यधिक भीड़ है। कुछ 9 सितारा शक्तिशाली लोग पिल्टोवर की जेल में घुसने के लिए जी जान से लड़ेंगे, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आम लोगों के लिए वहां घुसना कितना कठिन होगा। किसी भी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि पिल्टोवर जेल के निर्माण के समय से ही यह बात सत्य रही है। वांग हाओ को पहला व्यक्ति माना जा सकता है जिसका साधना स्तर 9 सितारों से कम है, फिर भी वह इस रहस्यमय जेल में प्रवेश करने में सक्षम था। वांग हाओ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 20 वर्ष की आयु से पहले पिल्टोवर जेल में प्रवेश कर गए थे। इन 2 प्रथम घटनाओं ने वांग हाओ को पूरे जेल में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। जैसे ही वांग हाओ जेल में दाखिल हुआ, उसका नाम उसके सभी साथी कैदियों में फैल गया।
जैसे ही वांग हाओ ने सोल बैटल स्पेस में प्रवेश किया, कई लोगों ने उन्हें अखाड़े में लड़ने के लिए निमंत्रण दिया। सोल बैटल स्पेस में निर्धारित द्वंद्व युद्धों के अलावा आप चुनौतीपूर्ण लड़ाइयों और दांव लड़ाइयों में भी भाग ले सकते हैं। सामान्यतः पिल्टोवर जेल में आने वाले नए कैदियों को अक्सर अनुभवी कैदियों के एक समूह द्वारा द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी जाती है। दूसरी ओर इसका उद्देश्य नए लोगों की क्षमताओं का परीक्षण करना भी था। वास्तव में इसका एक और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये पुस्तक यहाँ से आई है। 518 अध्याय 518 प्रथम युद्ध। लक्ष्य नए लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या करके सोल बैटल एरिना को जीतना है। क्योंकि आत्मा युद्ध क्षेत्र में हारने वाला अपनी सारी आत्मा ऊर्जा खो देगा, जबकि विजेता उस सारी आत्मा ऊर्जा को अपने पास रख सकता है। वास्तविक दुनिया में आत्मा ऊर्जा अलौकिक और अमूर्त है, लेकिन इस विशेष आत्मा युद्ध स्थान में आत्मा ऊर्जा को न केवल किसी की आत्मा साधना के स्तर को सुधारने के लिए अवशोषित किया जा सकता है, बल्कि विभिन्न लेनदेन के लिए मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि इस आत्मा युद्ध क्षेत्र में आत्मा साधना में सुधार वास्तविक दुनिया में भी साझा किया जाता है। सोल बैटल स्पेस में एक नवागंतुक वांग हाओ की अचानक उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से लालची 9 सितारा पावरहाउस के एक समूह का ध्यान आकर्षित किया। आत्मा युद्ध मंच पर वांग हाओ की नौसिखिया जानकारी एक बार अत्यधिक मांग वाली वस्तु बन गई। तस्क पिल्टोवर जेल कब से टियर 8 बच्चों के लिए घर खेलने की जगह बन गई। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा बदकिस्मत 9 सितारा कमजोर व्यक्ति 8वें दर्जे के विशेषज्ञ के हाथों मारा गया। ये हम 9वें दर्जे के विशेषज्ञों के लिए अपमान की बात है। वांग हाओ द्वारा वर्चुअल हेलमेट का उपयोग करके सोल बैटल एरिना में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद दर्जनों एजेंडियों ने उन्हें एरिना में लड़ाई के लिए आमंत्रित किया। त्रेश के साथ मेरे द्वंद्वयुद्ध में अभी भी लगभग 2 घंटे बाकी हैं। क्यों न पहले एक चुनौती स्वीकार कर ली जाए और इसे एक अभ्यास के रूप में लिया जाए। वांग हाओ ने उन 9 सितारा विशेषज्ञों को ध्यान से चुना जिन्होंने उसे चुनौती दी थी, और अंततः एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो तलवार भी चलाता था। ये व्यक्ति केवल 3 महीने पहले ही 9 सितारा विशेषज्ञ बना था। अंतिम वाक्य एक अंश प्रतीत होता है और इसका सीधा अनुवाद नहीं किया जा सकता। डिंग यांग 48 वर्ष हाल ही में 9 सितारा क्षेत्र में प्रवेश किया, तलवारबाजी में कुशल, आत्मा युद्ध रैंकिंग में 3000वें स्थान पर। नवागंतुक वांग हाओ सहित पूरे पिल्टोवर जेल में केवल 3001 लोग हैं, जिसका अर्थ है कि वांग हाओ अब वास्तव में रैंकिंग में अंतिम स्थान पर है और डिंग यांग पिछली रैंकिंग में अंतिम स्थान पर था। 8वें क्रम के शिखर पर वांग हाओ की ताकत 9वें क्रम के शुरुआती चरण से ज्यादा अलग नहीं थी। इसके अलावा वांग हाओ में 9वें तारे के शिखर से लड़ने की ताकत भी थी। इसलिए वांग हाओ इस चुनौती में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दरअसल वार्म अप मैच के रूप में वांग हाओ का एक और मुख्य उद्देश्य था अपनी शैटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक को निखारना। हालांकि वांग हाओ को यह उम्मीद नहीं थी कि जो मूल रूप से सिर्फ एक वार्म अप मैच था, उसने उन्हें पहली बार क्रूरतापूर्वक पराजित होने का स्वाद चखाया। ये पता चला है कि इस पिल्टोवर जेल में प्रत्येक 9वीं श्रेणी का विशेषज्ञ पूरी आकाशगंगा के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। येन चुनकियू जैसे मेल की तुलना में ये फीनिक्स और गौरैया के बीच के अंतर जैसा है। जैसे ही वह मंच पर चढ़ा, डिंग यांग नाम के उस हटे कट्टे आदमी ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार से वांग हाओ पर वार कर दिया। उस वार में गति, शक्ति, कौशल और तलवार की ताकत का मिश्रण था। यह महज एक जांच परख वाला वार था, फिर भी वांग हाओ ने अपनी पूरी ताकत से उसका बचाव किया और लगभग उसी क्षण मारा गया। हालांकि वांग हाओ हमले को रोकने में कामयाब रहे, फिर भी वांग हाओ ने अपना सब कुछ दे दिया था। नवागंतुक, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे प्रहार का सामना करने में सफल रहे। तुम मुझसे सचमुच लड़ने के लिए योग्य हो। ये डिंग यांग 2 मीटर से अधिक लंबा है, मजबूत शरीर और अद्भुत भुजाओं वाला है, फिर भी वह एक बहुत छोटे लेकिन शक्तिशाली क्लीवर का उपयोग करता है। बैल काटने वाला ये चाकू 1-2 मीटर से भी कम लंबा था, जो उस हटे कट्टे आदमी की लंबी भुजाओं और पैरों से बिल्कुल विपरीत था। तार्किक रूप से कहें तो एक तलवारबाज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार का उसके स्वभाव, शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व से गहरा संबंध होना चाहिए। वांग हाओ की योजना के अनुसार ये व्यक्ति संभवतः एक लंबी मूठ वाली भारी तलवार का उपयोग करेगा जो घोड़े को मारने वाली कृपाण या 3 नुकीली दोधारी तलवार के समान होगी, ताकि विशालकाय की ऊंचाई और भुजाओं के फैलाव का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने कसाई के चाकू का इस्तेमाल किया जो केवल 1-2 मीटर लंबा और 3 अंगुल चौड़ा था। बैल काटने वाला चाकू एक प्रकार का चाकू है जिसके लिए निपुणता, उच्च स्तर के कौशल और कलाई की ताकत की आवश्यकता होती है।
क्योंकि ब्लेड पतला और लंबा है, ये भारी काटने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ब्लेड का सही घुमाव और इसकी तेज धार इसे गोमांस जैसे मोटे रेशों को काटने के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है, और यह हड्डियों को काटने और मांस काटने दोनों में बहुत प्रभावी है। सामान्यतः कहा जाए तो एक कुशल चाकू उपयोगकर्ता शेफ के चाकू का उपयोग करने से कतराएगा। हालांकि डिंग यांग नाम के इस हटे कट्टे आदमी ने इस साधारण से दिखने वाले कसाई के चाकू को अद्वितीय कौशल के साथ चलाया। क्या यह आदमी पहले कसाई या रसोइया रहा होगा? वांग हाओ मदद नहीं कर सके, लेकिन संबंध बनाने से पहले ही वह जवाब दे पाते। दूसरे पक्ष ने एक और अघोषित हमला शुरू कर दिया। ये 2 मीटर लंबा हट्टा कट्टा आदमी एक खामोश आदमी लग रहा था जो बोलने में अच्छा नहीं था। केवल हाथ में हथौड़ा ही सब कुछ बदल सकता है। यदि लड़ने का समय है तो लड़ो, बिना किसी बकवास की आवश्यकता के। वांग हाओ उस आदमी की आंखों से बता सकता था कि डिंग यांग नाम के इस हटे कट्टे आदमी के हाथ में कसाई का चाकू होने के कारण उसके मन में एक विशेष भावना थी। एक तलवारबाज को अद्वितीय तलवारबाजी दिखाने के लिए उसे अपनी तलवार से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना वह अपने शरीर के किसी अंग से करता है, और उसे अपना पूरा जुनून उसमें समर्पित करना चाहिए। लेकिन डिंग यांग नाम के इस हटे कट्टे आदमी का इस बैल काटने वाले चाकू के प्रति प्रेम संभवतः उसके शरीर के किसी भी हिस्से से अधिक उत्कट था, और संभवतः वह इसे अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान समझता था। उसके शरीर की लगभग हर कोशिका और उसकी आंखों की हर नज़र उस हथौड़े की परछाई को प्रकट करती है। ये घटना केवल तलवारबाजी में अत्यंत उच्च उपलब्धि वाले लोगों में ही दिखाई देती है, या शायद उन्होंने एक निश्चित तलवार की मंशा में महारत हासिल कर ली है, जिससे उनका पूरा शरीर उस तलवार की मंशा से आच्छादित हो जाता है, जिससे ये भ्रम पैदा होता है। तुम्हारा नाम वांग हाओ है ना? मैं अपनी तलवार निकालने वाला हूँ। पहले मुझे अपना हथियार दिखाओ। हटे कट्टे आदमी डिंग यांग ने ठंडे स्वर में कहा। वांग हाओ के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाए। वह एक नवागंतुक था जिसकी ताकत उससे कम थी। एक सच्चा मार्शल आर्ट प्रेमी ऐसा ही होता है, एक शुद्ध तलवारबाज। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं भी चाकू का इस्तेमाल करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि सीनियर डिंग यांग मुझे कुछ सुझाव देने में उदार होंगे। जैसे ही वांग हाओ ने ये सोचा, उसके हाथ में एक मानक मिश्र धातु युद्ध चाकू दिखाई दिया। जैसे ही वांग हाओ ने मिश्र धातु युद्ध ब्लेड के मूठ को दोनों हाथों से पकड़ा, उसे आत्मा युद्ध अंतरिक्ष के भीतर के हथियारों और वास्तविक हथियारों के बीच का अंतर समझ में आ गया। असली हथियारों, विशेषकर तलवारों के साथ, वांग हाओ को उस समय एक विशेष प्रतिध्वनि सुनाई देती थी जब उसकी हथेली तलवार को छूती थी, बशर्ते वह अपना ध्यान थोड़ा भी केंद्रित करता। हालांकि वांग हाओ के हाथ में युद्ध ब्लेड को कंपन या किसी भी तरह की सांस लेने की ध्वनि करते हुए महसूस नहीं किया जा सका। अगर मुझे इस मिश्र धातु युद्ध ब्लेड की निश्चित आवृत्ति नहीं मिल पाती, तो क्या मैं तब भी अपनी शैटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक का उपयोग कर पाऊंगा? वांग हाओ चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। शैटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक के दूसरे स्तर में युद्ध शक्ति के स्टैकिंग प्रभाव को प्राप्त करने के लिए युद्ध ब्लेड के उपयोग की एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा स्टैकिंग प्रभाव खो जाएगा। तब शैटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। तथाकथित 100 गुना युद्ध शक्ति अधिकतम 10 गुना युद्ध शक्ति होगी, और यही अधिकतम है। यद्यपि वांग हाओ को कुछ संदेह थे, लेकिन उन्होंने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। दोनों पक्षों के बीच औपचारिक रूप से अखाड़े में लड़ाई शुरू होने के बाद भी वह हटे कट्टे आदमी डिंग यांग ही था जिसने वांग हाओ पर पहला हमला किया। ये बैल काटने की चाकू तकनीक है जो मेरे डिंग परिवार के पूर्वजों से हजारों सालों से चली आ रही है। मेरे पूर्वजों द्वारा पीढ़ियों से किए गए सुधारों के जरिए अब इस तकनीक का इस्तेमाल न सिर्फ बैलों को काटने के लिए, बल्कि इंसानों को काटने के लिए भी किया जा सकता है। 519 अध्याय 519 तलवार के इरादे को समझना। वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिद्वंद्वी ने कसाई के चाकू का इस्तेमाल किया। चूंकि इस चाकू तकनीक को कसाई के चाकू तकनीक कहा जाता है, इसलिए डिंग परिवार के पूर्वज इस तकनीक को बनाते समय रसोइये रहे होंगे। बैल विच्छेदन चाकू तकनीक का पहला कदम, आंतें निकालना। एक दहाड़ के साथ हटे कट्टे डिंग यांग ने अपना बैल काटने वाला चाकू ऊंचा उठाया, मानो उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हो। उसके वार की गति तेज नहीं थी, लेकिन वह एक ऐसी जंगलीपन में था जिसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। ब्लेड चमक उठा। वांग हाओ की आंखों में इसकी गति कछुए से भी कम थी, फिर भी इससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये भय उसके शरीर की सहज प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ था, न कि ऐसा कुछ जिसे वांग हाओ ने जानबूझकर किया था। ऐसा लग रहा था कि वांग हाओ के शरीर की हर कोशिका इस तलवार तकनीक से निकलने वाली अनोखी आभा से भयभीत थी। पहला वार सीधे वांग हाओ के गले पर लगा।
ब्लेड सीधा था, बिना किसी अतिरिक्त बल के। वांग हाओ ने रोकने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन उन्होंने पाया कि जैसे ही ब्लेड को उठाया गया, प्रतिद्वंद्वी के अविश्वसनीय रूप से धीमे लेकिन घातक काटने वाले चाकू ने वांग हाओ के मिश्र धातु के युद्ध चाकू को लगभग हाथ की सफाई से विक्षेपित कर दिया। लेकिन वह छोटा पतला कसाई का चाकू सीधे वांग हाओ के गले पर लगा हुआ था। इस समय निकट संपर्क के बाद वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष ने किसी भी बल का उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा ये प्रहार, जो 10,000 जिन से अधिक बल का नहीं लग रहा था, ने वांग हाओ के युद्ध ब्लेड को आसानी से विक्षेपित कर दिया। वांग हाओ की भुजाओं की शक्ति लगभग 10 लाख जिन होने के बावजूद 10,000 जिन से भी कम के वार से यह वार आसानी से विफल हो गया। यह एक उपन्यास से लिया गया है, संभवतः किसी बड़े ग्रंथ का एक अंश, और अंतिम भाग एक अलग असंबंधित अंश है। 10,000 जिन बनाम 10 मिलियन जिन, 1 से 1,000 के बल अनुपात के साथ एक आश्चर्यजनक उलटफेर हुआ। यहां तक कि वांग हाओ को भी नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने ऐसा कैसे किया। तीखा, बहुत मजबूत। इससे पहले कि वांग हाओ आश्चर्य से चिल्ला भी पाता, उसने अपनी तैराकी क्षमता का पूरा उपयोग किया और अपने शरीर को एक ओर कर लिया ताकि उसके गले पर निशाना साधे गए चाकू से बच सके। वांग हाओ बाल बाल हमले से बच गए, लेकिन इससे पहले कि वह हमला खत्म कर पाते, उन्हें पता चला कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने हमला रोका ही नहीं, मानो उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि वह बच निकलेंगे। फिर दूसरा स्लैश आया। इस बार डिंग यांग अभी भी वांग हाओ के गले पर निशाना साध रहा था। गाय का वध करते समय पहला कदम उसका खून निकालना होता है और पहला कट गले में महाधमनी को छेद कर लगाया जाता है। इसलिए इस बेल विच्छेदन तकनीक का पहला कदम, जिसमें पेट को खोलना शामिल है, सीधे गले की धमनी को लक्षित करना है। मनुष्यों की तरह गायों के गले में भी धमनियां थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन गाय को काटने की उसी तकनीक का उपयोग किसी को मारने के लिए किया जा सकता है। वांग हाओ की चाकू चलाने की गति बहुत तेज थी, जिससे उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर महत्वपूर्ण बढ़त मिली। प्रतिद्वंद्वी की चाकू से वार करने की गति के आधार पर यह अधिकतम 200 वार प्रति सेकंड था, जो वांग हाओ की आधी थी। हालांकि यह अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी के कारण जीतता है। परिणामस्वरूप वांग हाओ के हाथ की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, ये बेकार था। खासकर पहले हमले के बाद वांग हाओ को एक निष्क्रिय रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ा। उसने हर हमले को रोका, और 30 से ज्यादा हमलों को रोकने के बाद भी उसे एक बार भी हमला करने का मौका नहीं मिला। जब भी वांग हाओ वार करने की कोशिश करता, उसे तुरंत ऐसा लगता जैसे उसका गला घोंट दिया जाएगा। अक्सर बचाव के लिए चाकू घुमाने के बाद वह पहल करने की कोशिश ही नहीं कर पाता। बार बार एक अथक चक्र में उन्होंने वांग हाओ पर इस हद तक दबाव डाला कि वह वापस लड़ने में लगभग शक्तिहीन हो गया। वे लगातार प्रतिद्वंद्वी के तेज ब्लेड से पराजित हो रहे थे। पहले ही कदम से वांग हाओ पूरी तरह रक्षात्मक हो गया। क्या अद्भुत तलवारबाजी है! ये तो बस एक चाल थी, फिर भी इसने मुझे इतनी दयनीय स्थिति में डाल दिया। वांग हाओ के माथे पर धीरे धीरे पसीना आ गया। 30 से ज्यादा वार झेलने के बाद भी उसे लगा कि विरोधी के वार की गति और ताकत में जरा भी कमी नहीं आई है, यहां तक कि वार की जगह भी नहीं बदली है। तार्किक रूप से कहें तो यदि आप किसी चाल का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो कमजोरी उजागर होना आसान है। हालांकि वांग हाओ को दुखद रूप से पता चला कि भले ही उनके प्रतिद्वंद्वी ने इस तलवार तकनीक को दर्जनों बार दोहराया, लेकिन उन्हें इसमें कोई खामी नहीं मिली। ये पहली बार था जब वांग हाओ ने ऐसी अजीब तलवार तकनीक का सामना किया था। 50 कटों के बाद भी वांग हाओ अभी भी विरोध करने में असमर्थ था। हालांकि वांग हाओ को धीरे धीरे एक अस्पष्ट और अप्रत्याशित भावना का एहसास हुआ। वांग हाओ को अपने प्रतिद्वंद्वी के चाकू के वार से एक सहज प्रवाहपूर्ण गति का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी की तलवार के वार पानी की निरंतर धारा की तरह थे। यद्यपि वे धीमे लग रहे थे, वे कभी नहीं रुके। चाहे आप इसे रोकने की कितनी भी कोशिश करें, पानी बहता ही रहेगा। चाहे वांग हाओ ने अपनी रक्षा के लिए तलवार कैसे भी खींची, वह पानी को नीचे बहने से नहीं रोक सका। कितना अजीब एहसास है! ये स्पष्ट रूप से तलवार चलाने की तकनीक नहीं है, फिर भी इसमें तलवार चलाने की तकनीक से ज्यादा लय और कलात्मक अवधारणा है। यह पानी की कलात्मक अवधारणा जैसा है, निरंतर और अंतहीन। कर